क्या आने वाले समय में आपकी पहचान पूरी तरह डिजिटल होने वाली है? और क्या अमेरिका के फैसले दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला देंगे? नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज आपको रखे सबसे आगे। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शंखनाद, 1 अप्रैल से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। पीएम मोदी का विपक्ष को कड़ा संदेश, साक्ष्य आधारित आलोचना का स्वागत, लेकिन निराशावाद की जगह नहीं। कोलकाता में ईडी की बड़ी रेड, आईपैक प्रमुख के घर पहुंची ममता बनर्जी, केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। नेट ग्रिड, भारत का नया डिजिटल सुरक्षा कवच या निगरानी का जाल, एक्सपर्ट ने जताई चिंता। ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से तोड़ा नाता, सोलर अलायंस और जलवायु निकायों से बाहर। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का अनिश्चितकालीन कब्जा, ट्रंप सरकार तय करेगी तेल की कमाई का भविष्य। शेयर मार्केट अपडेट्स, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स, कमोडिटी प्राइसेस। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज, उस्मान ख्वाजा की शानदार विदाई, सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड की करारी हार। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शंखनाद, 1 अप्रैल से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। आज हम बात कर रहे हैं भारत के भविष्य की नींव यानी जनगणना 2027 की। भारत सरकार ने आज आधिकारिक तौर पर 2027 की जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह खबर हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच चलेगा। इस 6 महीने की अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की सूची बनाने और हाउसिंग सेंसस का काम पूरा किया जाएगा। हर राज्य को इस समय सीमा के भीतर अपना काम खत्म करने के लिए 30 दिनों का एक विशिष्ट स्लॉट दिया जाएगा। इस डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डेटा संकलन के लिए कागज कलम का नहीं बल्कि मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिसे जनगणनाकार अपने फोन में इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने इसके लिए लगभग 11,718 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस जनगणना में पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्व गणना का विकल्प दिया जाएगा। नागरिक अपने घर बैठे मकान सूचीकरण शुरू होने से 15 दिन पहले खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस महाअभियान में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी शामिल होंगे, जो घर घर जाकर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करेंगे। इन कर्मचारियों में गणनाकार, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर और जिला जनगणना अधिकारी शामिल हैं। एक और ऐतिहासिक फैसला यह है कि 2027 की जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। यह निर्णय अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स द्वारा लिया गया था। डिजिटल होने का मतलब है कि डेटा की प्रोसेसिंग बहुत तेज होगी और इसके परिणाम पिछली जनगणनाओं की तुलना में जल्दी घोषित किए जा सकेंगे। बर्फबारी वाले इलाके जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना सितंबर 2026 में ही कर ली जाएगी। बाकी देश के लिए वास्तविक जनसंख्या गणना या पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में संपन्न होगा। यह डेटा आने वाले दशकों के लिए परिसीमन, संसाधनों के आवंटन और सरकारी योजनाओं के निर्माण का मुख्य आधार बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह जनगणना विकसित भारत 2047 के विजन को आंकड़ों की मजबूती प्रदान करेगी। डेटा सुरक्षा के लिए ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया गया है ताकि किसी भी भारतीय की निजी जानकारी लीक न हो। फील्ड वर्करों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे तकनीकी चुनौतियों का सामना कर सके। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। पीएम मोदी का विपक्ष को कड़ा संदेश, साक्ष्य आधारित आलोचना का स्वागत। आज की एक और बड़ी राजनीतिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर है जिसने लोकतांत्रिक बहस के नए मानक तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि देश को ऐसी आलोचना की जरूरत है जो साक्ष्यों यानी एविडेंस पर आधारित हो। उनका मानना है कि स्वस्थ आलोचना न केवल सरकार की नीतियों को मजबूत करती है बल्कि सुधारों की रक्षा भी करती है। यह बयान पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक लेख को साझा करते हुए दिया। पुरी जी ने अपने लेख में तर्क दिया है कि लोकतंत्र विशेषज्ञों के प्रेरित निराशावाद से नहीं बल्कि रचनात्मक आलोचना से फलता फूलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रगति में केवल विरोध के लिए विरोध करने की कोई जगह नहीं है। यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी नीतियों और सुधारों को लेकर एक नई पहचान बना रहा है। सरकार का तर्क है कि विशेषज्ञ अक्सर राजनीति से प्रेरित होकर भविष्यवाणियां करते हैं जो जमीनी हकीकत से दूर होती हैं।
हरदेव पुरी के लेख में यह भी उल्लेख है कि भारत ने निष्पादन का मार्ग यानी काम करने का रास्ता चुना है। नीतियों के परिणाम अब आंकड़ों में स्पष्ट हैं और देश के करोड़ों घरों में महसूस किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नए साल में रचनात्मक बहस के महत्व को रेखांकित किया और इसे लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक बताया। यह संदेश उन आलोचकों के लिए है जो सुधारों को बिना किसी ठोस डेटा के खारिज कर देते हैं। डेटा रिच एनालिसिस करते हुए पुरी ने बताया कि कैसे उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने नीतिगत सफलता को साबित किया है। पीएम ने संकेत दिया कि सरकार आने वाले समय में नीति निर्माण की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाएगी। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। कोलकाता में ईडी की बड़ी रेड, आईपैक प्रमुख के घर पहुंची ममता बनर्जी। कोलकाता से आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज सुबह आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर छापेमारी की। यह छापेमारी करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी मामले से जुड़ी बताई जा रही है, जो कई सालों से चर्चा में है। छापेमारी के दौरान तब हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। मुख्यमंत्री के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी मौजूद थे। ममता बनर्जी को घर से बाहर निकलते समय कुछ हार्ड डिस्क और दस्तावेज दिखाते हुए देखा गया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईडी का यह छापा केवल एक बहाना है, असली मकसद टीएमसी के उम्मीदवारों की सूची और पार्टी के गुप्त दस्तावेज चुराना है। ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को अपना पार्टी वर्कर बताया और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी की रणनीति को बाधित करने के लिए यह सब किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इस कदम को असंवैधानिक बताया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच में बाधा डाल रही हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी की टीमों ने न केवल प्रतीक जैन के घर बल्कि साल्ट लेक स्थित आईपैक के कार्यालयों की भी तलाशी ली। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब बंगाल में जांच एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच इस तरह का टकराव देखा गया हो। कोयला तस्करी मामले में ईडी पहले भी कई बड़े नामों से पूछताछ कर चुकी है। प्रतीक जैन की संस्था आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति और डेटा एनालिसिस का काम करती है। इस रेड के बाद ममता बनर्जी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। नेट ग्रिड, भारत का नया डिजिटल सुरक्षा कवच या निगरानी का जाल। अब हम बात करेंगे उस अदृश्य जाल की जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने महसूस किया कि अलग अलग विभागों के पास डेटा तो है लेकिन वे आपस में जुड़े नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए नेट ग्रिड की कल्पना की गई थी, जिसे आज एक सेंट्रलाइज्ड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। नेट ग्रिड का काम बैंक लेन देन, रेल और हवाई यात्रा, इमिग्रेशन और टैक्स रिकॉर्ड्स को एक मंच पर लाना है। लेकिन 2026 में विशेषज्ञों ने इसके बढ़ते दायरे को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। नेट ग्रिड अब केवल आतंकवाद रोकने का साधन नहीं रहा, बल्कि ये एल्गोरिथमिक पुलिसिंग की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब डेटा ही पक्षपाती होगा तो एआई द्वारा की गई पुलिसिंग भी भेदभावपूर्ण हो सकती है। नेट ग्रिड को डिजिटल अधिनायकवाद का सर्च इंजन भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इसमें ओवरसाइट यानी निगरानी की कमी है। पॉलिसी मेकर्स ने इसे सुरक्षा की बड़ी जीत बताया है, लेकिन नागरिक अधिकारों के समर्थक इसे गोपनीयता का हनन बताते हैं। डेटा ट्रेल्स का विश्लेषण करके यह संदिग्धों की पहचान तो कर सकता है, लेकिन क्या यह निर्दोषों को परेशान करेगा? इस प्रणाली में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के डेटा को जोड़ने की बात भी की जा रही है, जो इसे और अधिक शक्तिशाली बना देगा। नेट ग्रिड का विस्तार अब राज्यों की पुलिस प्रणालियों तक भी हो रहा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत को एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून की जरूरत है, जो नेट ग्रिड जैसे संस्थाओं को जवाबदेह बनाएगा। सुरक्षा और गोपनीयता के बीच का यह संतुलन 2026 की सबसे बड़ी नीतिगत चुनौती बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर, यह एक बड़ा सवाल है। नेट ग्रिड के पास 20 से अधिक श्रेणियों का डेटा एक्सेस करने की क्षमता है। सरकार का कहना है कि केवल अधिकृत एजेंसियां ही इस डेटा को देख सकती हैं, लेकिन क्या भविष्य में इसका राजनीतिक उपयोग हो सकता है? विशेषज्ञों की चिंता इसी बात को लेकर है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नेट ग्रिड एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तोड़ा नाता। दुनिया की राजनीति में आज एक बड़ा भूकंप आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक फैसले पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका अब एक या दो नहीं बल्कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो रहा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 31 संगठन और 35 अन्य वैश्विक निकाय शामिल हैं।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं और केवल करदाताओं के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी हाथ खींच लिया है। यह संगठन भारत और फ्रांस ने मिलकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। इसके अलावा अमेरिका अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC का हिस्सा भी नहीं रहेगा। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ये संगठन प्रगतिशील विचारधारा और जलवायु रूढ़िवादित को थोप रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब उन संस्थाओं को अपनी मेहनत की कमाई नहीं देगा जो इसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। 66 संगठनों की इस सूची में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसियां और शांति सेना के फंड भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को भारी नुकसान होगा। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति को अब एक नए चरम पर पहुंचा दिया है। संगठनों की सूची में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और UN पॉपुलेशन फंड जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अमेरिका के हटने का मतलब है कि इन संगठनों को मिलने वाली अरबों डॉलर की फंडिंग रातों रात रुक जाएगी। ट्रंप ने इन संस्थानों को अक्षम और भ्रष्ट करार दिया है। दुनिया के अन्य देश, खासकर यूरोपीय संघ और भारत, अब इस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे। जलवायु वैज्ञानिक रॉब जैक्सन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के हटने से अन्य देशों को भी अपने वादों से पीछे हटने का बहाना मिल जाएगा। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है। क्या इसके बिना वैश्विक व्यवस्था चल पाएगी? यह 2026 का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। वेनेजुएला के तेल पर अनिश्चितकालीन कब्जा, ट्रंप सरकार तय करेगी तेल की कमाई का भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक और चौंकाने वाली खबर वेनेजुएला से आ रही है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह अब वेनेजुएला के तेल की बिक्री पर अनिश्चितकाल के लिए नियंत्रण रखेगा। इतना ही नहीं, उस तेल से होने वाली सारी कमाई का इस्तेमाल कैसे होगा, यह फैसला भी अब व्हाइट हाउस ही करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह कदम वेनेजुएला के लोगों के हित में है, लेकिन वहाँ के लोग अब डर के साए में हैं। राजधानी काराकास में अमेरिकी घोषणा के बाद बाजारों में सामान की कमी हो गई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और अब अमेरिका सीधे तौर पर इस पर अपनी मर्जी चलाएगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि वे वेनेजुएला के तेल प्रवाह को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण अपने हाथ में रखेंगे। इस कदम का असर वैश्विक तेल कीमतों पर भी पड़ना तय है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञ इसे रिसोर्स कैप्चर की नीति बता रहे हैं, जहां अमेरिका सीधे दूसरे देश की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। वेनेजुएला में राशन की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि अमेरिका और भी सख्त पाबंदियां लगाएगा। अमेरिका ने इसके साथ ही कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि वेनेजुएला का प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका था और अब अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र के तेल पर इस तरह का कब्जा कानूनी है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए रुक करते हैं अब कुछ शेयर मार्केट अपडेट्स पर। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स करीब 770 अंक गिरकर 84,180 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1% से ज्यादा टूटकर 25,876 के स्तर पर आ गया। बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई भारी बिकवाली है। वेनेजुएला में जारी संकट और अमेरिकी कब्जे की खबरों ने रिलायंस के निवेशकों को डरा दिया है। लेकिन जहां शेयर बाजार गिर रहा है, वहीं सोने और चांदी में जबरदस्त आग लगी हुई है। चांदी ने आज इतिहास रच दिया और 2,23,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। सोना भी पीछे नहीं है और अपने ऑल टाइम हाई के करीब कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षित निवेश की तलाश में लोग अब बुलियन मार्केट की ओर भाग रहे हैं। कॉपर की कीमतों में भी पिछले एक साल में 63% का भारी उछाल देखा गया है। शेयर बाजार में आज BHL का शेयर भी 10% के लोअर सर्किट पर रहा। बाजार में इस समय अनिश्चितता का माहौल है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है। चलिए जानते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स। बालाजी एमीन्स में लगभग 14% की जबरदस्त तेजी। ट्राइडेंट लिमिटेड में करीब 3% की बढ़त। इंडिया सीमेंट्स और शोभा के शेयर भी मजबूत रहे। एल्काइल अमीन्स ने भी सकारात्मक प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 10% से अधिक की गिरावट देखी गई। वहीं ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स एंड गोकुल दास एक्सपोर्ट्स भी टूटे। अवंती फीडर्स और सिग्नेचर ग्लोबल में भी कमजोरी दर्ज की गई। निवेशकों में अभी सतर्कता साफ नजर आ रही है। वहीं कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, सोना हल्की गिरावट के साथ 1,37,480 पर बंद हुआ। चांदी में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई। क्रूड ऑयल में 1.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। नेचुरल गैस की कीमतों में करीब 3.5% की गिरावट। कॉपर, जिंक और लेड तीनों में गिरावट दर्ज हुई। इससे संकेत मिलता है कि वैश्विक मांग को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज, उस्मान ख्वाजा की शानदार विदाई। ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीती एशेज सीरीज, उस्मान ख्वाजा की शानदार विदाई। सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड की करारी हार। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग यानी एशेज का आज ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ अंत हो गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 4-1 के भारी अंतर से अपने नाम कर ली है। मैच का 5वां दिन काफी रोमांचक रहा, जहां इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 160 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक समय 121 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, जिससे मैच फंसता नजर आ रहा था। लेकिन कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी ने धैर्य बनाए रखा और टीम को जीत की दहलीज के पार ले गए। यह मैच उस्मान ख्वाजा के लिए बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने जीत के साथ अपने 88 टेस्ट मैचों के करियर को अलविदा कह दिया। पूरे सिडनी स्टेडियम ने खड़े होकर ख्वाजा को विदाई दी। इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने आज 154 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनका पहला टेस्ट शतक था। बेथेल की इस पारी ने इंग्लैंड को उम्मीद तो दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने उनके विकेट के साथ इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया। स्टार्क ने इस सीरीज में कुल 30 विकेट झटके और वे सबसे सफल गेंदबाज रहे। ट्रेविस हेड को पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने कुल 629 रन बनाए। इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह विफल साबित हुई। स्टीव स्मिथ ने सीरीज जीतने के बाद कप्तान के रूप में एशेज ट्रॉफी उठाई और इसे अपनी टीम की मेहनत का नतीजा बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।